हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहली जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ वेव लाइक नेचर, वो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज का जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज़ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखते हैं कि इसके अंदर जो है क्या एक्सप्लेन किया गया है। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्सप्लेन किए गए, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें सबसे पहला है कि द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडी दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। रेडिएशंस बाय ब्लैक बॉडी, ये कंसेप्ट है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्सप्लेन नहीं हुआ। दूसरा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट। तो मेटल सरफेस के ऊपर जब रेडिएशन स्ट्राइक होते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं, ये फिनोमेना वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्सप्लेन नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दूसरा कंसेप्ट है। उसके बाद तीसरा देखिए, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड और एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के फंक्शन में आप यहाँ पर देखोगे कि हीट कैपेसिटी जो है इसका वेरिएशन जो है सॉलिड्स के अंदर जो है किस तरह से होता है, ये कंसेप्ट भी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्सप्लेन नहीं हुआ है। और फोर्थ होगा दैट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम के रेफरेंस में जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस फिनोमेना इंडिकेट्स दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स, ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। यहाँ पर जो है पूरी की पूरी एनर्जी जो है ये एब्सॉर्ब भी नहीं होगी और पूरी की पूरी एनर्जी जो है रेडिएट भी नहीं हो सकती है। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स हम जो स्टडी करने वाले हैं। द फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1900। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हमने इसका नाम दिया है, तो साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक, और ये 1900 के अंदर इसने जो है एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है ब्लैक बॉडी के रेडिएशन का शो किया है। तो क्या होगा देखो, हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एट हाई टेम्परेचर, एन एप्रिशिएबल पोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वाइड रेंज जो है यहाँ पर जो है हॉट बॉडी से जो रेडिएशंस निकलते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स के, वो जो है विजिबल रीजन के अंदर जो है आपको मिलेंगे। एज द टेम्परेचर इज रेज्ड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ दैट इज ब्लू लाइट। तो यहाँ पर जो हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ जिसको हम जो है ब्लू लाइट कहेंगे इज जनरेटेड। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आप आयरन रॉड को या आयरन मेटल पीस को हीट करते हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है अलग अलग टेम्परेचर पर। जैसे जैसे हम जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके ऊपर जो है किस तरह के जो है आपको ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। तो व्हेन एन आयरन रॉड इज़ हीटेड इन अ फर्नेस मीन्स भट्टी के अंदर जब आप उसको हीट करोगे आयरन रॉड को, तो इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड। पहले जो है वो डल रेड होगी हीट होने के बाद, फिर उसके बाद एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मोर एंड मोर रेड होती जाएगी। पहले डल रेड होगी, फिर धीरे धीरे जो है वो रेड जो है वो मतलब जो है कलर उसका जो है रेडनेस जो है बढ़ते जाएगी।
तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इट बिकम्स मोर एंड मोर रेड. एज दिस इज हीटेड फर्दर द रेडिएशन इमिटेड बिकम्स वाइट. जब और उसको आप हीट करोगे तो वो रेडिएशन जो है आप क्या हो जाएंगे, जो इमिट हो रहे हैं उसमें से वो वाइट कलर के होंगे. फिर क्या होगा देखो, एंड देन बिकम्स ब्लू, और फिर फाइनली जो है वो ब्लू कलर के जो रेडिएशंस होंगे एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई. आप टेम्परेचर बहुत हाई कर दोगे तो उस वक्त वो रेडिएशंस जो उस आयरन रॉड से निकलेंगे वो ब्लू कलर के आपको नज़र आएंगे. दिस मीन्स दैट रेड रेडिएशन इज इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. Red radiation is more intense at a particular temperature and the blue radiation is more intense at another temperature. तो different temperature का variations है, वहाँ पर आपको blue और red color के radiations दिखेंगे जिसकी intensity जो है different temperature पर different होती है. तो ये चीज़ हमको यहाँ पर जो है समझ में आती है. तो इस तरह से this means intensity of radiation of different wavelengths emitted by hot body depends upon its temperature. तो यहाँ पर हम लिखेंगे intensity of radiation depends upon, यहाँ पर इसका जो है डिपेंडेंस जो होगा it depends upon the wavelengths. तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर. तो डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो रेडिएशंस निकलते हैं इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. तो यहाँ पर जो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेडिएशंस की इंटेंसिटी के ऊपर जो है ये आपको जो है देखने को मिलेगा. तो डिफरेंट वेवलेंथ्स इमिटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर. द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इमिट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन. तो ऑब्जेक्ट जो भी आप जो है अलग अलग मटेरियल के यूज़ करोगे तो डिफरेंट मटेरियल्स के जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं तो जब आप उसके अंदर से रेडिएशंस देखोगे तो सबके लिए जो है डिफरेंट रेडिएशंस आपको मिलेंगे. उसकी जो मतलब जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ जो है आपको डिफरेंट मिलेगी. तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस उसके अंदर से जो है इमिट होंगे. ऑल्सो व्हेन द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड बाय लाइट, that is the electromagnetic radiation, a part of radiant energy is generally reflected. As such, a part is absorbed and a part of it is transmitted. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इरेडिएट करोगे, उसके ऊपर जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है टारगेट करोगे तो क्या होगा, पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी जनरली रिफ्लेक्टेड, एज सच अ पार्ट इज एब्सॉर्ब. तो जैसा जो है पार्ट उसका जो है रेडिएशंस का एब्सॉर्ब होगा उसके हिसाब से रेडिएंट एनर्जी जो इसमें से इमिट होगी, रिलीज होगी. तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि द रीज़न फॉर इनकम्प्लीट एब्सॉर्प्शन इज दैट द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर एज अ रूल इम्परफेक्ट एब्सॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन. यहाँ पर आप जो है कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब कंसिडर करोगे तो जैसा कि रूल है कि दे आर द इम्परफेक्ट एब्सॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन. रेडिएशंस के जो है ये इम्परफेक्ट जो है एब्सॉर्बर्स होते हैं. तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स और एंड एब्सॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी. अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट हमारे सामने आता है और वो ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे, एन आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्सॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी. तो हम उसको जो है यूनिफॉर्मली जो है वो फ्रीक्वेंसी को अगर एब्सॉर्ब और इमिट करता है तो हम उस बॉडी को जो है नाम देंगे ब्लैक बॉडी. तो हम यहाँ पर कहेंगे एन आइडियल बॉडी विच emits and absorbs radiations. यहाँ पर जो है इमिटिंग भी है और एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन दोनों जो है कंसिडर करना है. तो विच इमिट्स एंड एब्सॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. इसको हम जो नाम देंगे ब्लैक बॉडी. तो उस ऑब्जेक्ट को हम जो है नाम दे रहे हैं ब्लैक बॉडी जिसके अंदर
इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस, जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी का होता है, यूनिफॉर्मली जो है उसके अंदर ये प्रोसेस ऑब्जर्व हो रहा है। सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट। अगर एक्चुअल देखा, ये एक कंसेप्ट है, ब्लैक बॉडी जो एक कंसेप्ट है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसी कोई ब्लैक बॉडी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन ब्लैक होता है ना, कार्बन का जो है एक आइसोटोप है कार्बन ब्लैक, तो कार्बन ब्लैक जो है अप्रोक्सीमेट्स फेयरली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी। ये कार्बन ब्लैक जो है ये ब्लैक बॉडी के बिल्कुल करीब करीब जो है एक्सपेरिमेंट्स जो है शो करता है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट में नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर आप देखोगे कि परफेक्ट इमिशन और एब्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज ये यूनिफॉर्मली नहीं होता है। लेकिन हम सिर्फ कह सकते हैं कि दैट कार्बन ब्लैक इज़ इन अप्रॉक्सीमेशन विद क्लोजली एंड फेयरली विद ब्लैक बॉडी। तो हम जो है कार्बन ब्लैक को जो है एक मतलब जो एग्जांपल के तौर पर जो है समझ सकते हैं कि वो ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट को अप्रॉक्सीमेशन में जो है वो मतलब जो शो करता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अ गुड फिजिकल अप्रॉक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज़ अ कैविटी विद अ टाइनी होल विच हैज़ नो अदर ओपनिंग। तो आप यहाँ पर देखिए एक ब्लैक बॉडी का जो है कंसेप्ट जो है शो किया गया है। लेट अस सी। और यहाँ से आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इस होल में से इंटर हो रही है। एक होल इसके अंदर सिर्फ है, इसके अलावा कहीं दूसरा होल नहीं है। ये एक डायग्राम के ज़रिए से ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट को जो है समझाया गया है। तो आप यहाँ पर जो है एक बॉडी कंसिडर कीजिए जो ब्लैक बॉडी हो सकती है, उसके अंदर सिर्फ एक होल है। दिस इज़ अ कैविटी हैविंग ओनली वन होल एंड नो अदर ओपनिंग। और उसके अंदर जो है आप क्या कीजिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इसके अंदर जो है एंटर कीजिए। तो क्या होगा, any ray entering the hole will be reflected by the cavity walls and will be eventually absorbed by the walls। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब ये रेडिएशन एंटर होती है, एक रे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब इसमें एंटर होती है तो वॉल के ज़रिए से क्या हो रही है, ये इमिट भी हो सकती है और इसमें से सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन इज़ एब्सॉर्ब ऑल्सो। तो यहाँ पर जो दोनों प्रोसेस आपको जो मिलेगा, तो आप देखिए ये रेडिएशन जो है यहाँ पर इस ब्लैक बॉडी के अंदर जो है इसकी वॉल से जो है ये कोलाइड होकर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो कुछ रेडिएशंस इसके अंदर आप देखोगे कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और कुछ रेडिएशन जो है एब्सॉर्ब भी हो रहे हैं। किसके ज़रिए से, इस कैविटी के वॉल के ज़रिए से, इस कैविटी की जो वॉल है, जो अंदर की जो सरफेस है उसके ज़रिए। तो द ब्लैक बॉडी इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर ऑफ रेडियंट एनर्जी। ये जो है एक परफेक्ट रेडिएटर है जो रेडियंट एनर्जी जो है जनरेट करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फर्दर मोर अ ब्लैक बॉडी इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ब्लैक बॉडी जो है अपने सराउंडिंग के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होती है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम जो है किस तरह से आएगा, तो इट रेडिएट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्सॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से जो एनर्जी एब्सॉर्ब करती है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये ब्लैक बॉडी अपनी सराउंडिंग से जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करती है उसी के बराबर एनर्जी जो है क्या करती है, रेडिएट भी करती है। तो इस तरह से अपने सराउंडिंग से ये ब्लैक बॉडी का एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जनरेट होता है। दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये ब्लैक बॉडी के अंदर जो आपको थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो क्या होगा कि इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम। द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड, यहाँ पर जो आप ध्यान रखोगे कि द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड, जिसको आप कहोगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, the amount of light emitted, that is nothing but intensity of radiation from a black body, and its spectral distribution depends only on its temperature। ये amount of radiation जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस black body के temperature पर जो डिपेंड करता है। at a given temperature the interaction of radiation emitted इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक गिवन टेम्परेचर पर द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन इमिटेड अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ भी साथ में जो है इंक्रीज होगी। तो दिस इमिशन ऑफ द रेडिएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। आप जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे जो है यहाँ पर रेडिएशन की जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो
और उसके बाद जो है इंक्रीज़ होते होते ये क्या करेगा, इट रीचेस अ मैक्सिमम, ये जो है बढ़ते 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 एक मैक्सिमम तक जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के बाद एट अ गिवन वेवलेंथ देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। तो ये जो है एक वक्त आएगा कि ये इंक्रीज़ होते होते मैक्सिमम जाएगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो डिक्रीज़ होना शुरू होगा भले ही उसकी जो है वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही हो। तो इस तरह से एक जो है सिंपल डायग्राम्स है, आप इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ द वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, आप जो है एक डायग्राम्स के ज़रिए से समझ सकते हो। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ओके, तो ओके देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ लिया है जो नैनोमीटर्स के अंदर जो मेज़र हो रही है, और यहाँ पर उसकी जो मार्किंग की गई है 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन, ये नैनोमीटर्स में है। और दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आप यहाँ पर देख रहे हो ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जो है ये ग्राफ जो है शो की गई है, एक T1 है एक T2 है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो मैक्सिमा है इस गिवन टेम्परेचर पर, दिस इज़ द मैक्सिमा ऑब्टेन्ड, और उस मैक्सिमा को आप यहाँ पर जो शो कर सकते हो कि ये कितने नैनोमीटर्स पर आप दिख रहा है। तो से फॉर एग्जांपल ये 2000 के आसपास जो है इसका मैक्सिमा आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जैसे जैसे आप जो है यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो ये मैक्सिमा जो है पहले जो है ये इंटेंसिटी जो इंक्रीज़ होगी, फिर एक पर्टिकुलर मैक्सिमा पर पहुंचने के बाद फिर आप अगर उसकी जो है वेवलेंथ इंक्रीज़ भी करते हो तो क्या होगा कि इसकी इंटेंसिटी जो है डिक्रीज़ होगी। फिर किसी और हायर टेम्परेचर पर जब आप देखोगे तो मैक्सिमा की पोजीशन जो है दूसरी होगी। तो ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टू द शॉर्टर वेवलेंथ। तो आप देखो कि अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम लेते हैं तो अब ये मैक्सिमा देखो यहाँ पर दिख रहा है, और इसको अगर हम यहाँ लाते हैं तो आप देखिए इससे थोड़ा सा और पीछे है, शॉर्टर वेवलेंथ पर आपको जो है ये मैक्सिमा जो है शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ को जो है ध्यान रखना है कि जब फर्दर आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो वो मैक्सिमा जो है आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये मैक्सिमा जो है लॉन्गर वेवलेंथ पर है, और हायर टेम्परेचर और उससे ज़्यादा जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो तो ये मैक्सिमा जो है अब आपको शॉर्टर वेवलेंथ पर जो है मिलता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड सेटिस्फैक्ट्रीली ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर ये रिजल्ट्स को जो है सेटिस्फैक्ट्रीली जो एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैक्स प्लैंक अराइव्ड एट अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन बाय मेकिंग एन अजम्पशन दैट absorption and emission of radiation arises from oscillator, that is the atoms in the walls of the black body। तो atoms in the walls of black body, उसको जो है प्लैंक ने नाम दिया ऑसिलेटर्स। तो प्लैंक ने जो अजम्पशन लिया वो क्या अजम्पशन था कि एब्सॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन अराइजेस फ्रॉम ऑसिलेटर, दैट इज़ द एटम्स इन द वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये चीज़ को जो है आपको ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है। अब क्या होगा देखो कि देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज चेंज्ड बाय इंटरेक्शन विद ऑसिलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन ऑसिलेटर्स की जो फ्रीक्वेंसी है आप उसको जो है चेंज कर सकते हो, कैसे? बाय इंटरेक्शन विद ऑसिलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो ऑसिलेटर्स है उसके साथ में जो है आप इंटरेक्ट करके इन ऑसिलेटर्स की जो है इंटेंसिटी को आप जो है चेंज कर सकते हो। तो प्लैंक अज्यूम दैट द रेडिएशन कुड बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। तो आप यहाँ पर देखिए चंक्स का मीनिंग होता है पार्ट्स। तो प्लैंक ने जो है एक और जो है अजम्पशन लिया कि जो रेडिएशन है उसको जो है आप सब डिवाइड कीजिए, किसके अंदर? डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी, मतलब छोटे छोटे जो है एनर्जी के पार्ट्स के अंदर जो है आप इसको जो है डिवाइड कीजिए, इसको जो है मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। ऑल्सो ही सजेस्टेड दैट
एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुड इमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ एंड नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो एनर्जी का जो रेडिएशन जो सिंपली हम जिसको कह रहे हैं, तो वो रेडिएशन जो इमिट होगा या एब्सॉर्ब होगा, एनर्जी का जो रेडिएशन ऑफ द पार्ट जो होगा वो इमिट होगा या एब्सॉर्ब होगा, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर होगा, जिसको आप कहोगे डिस्क्रीट क्वांटिटीज़। ये जो है कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा। और उसने इस पार्ट ऑफ एनर्जी को जो है नाम दिया क्वांटम। ये जो चंक्स ऑफ एनर्जीज है इसको इसने नाम दिया क्वांटम। आप इसको छोटे छोटे बंडल्स भी कह सकते हो, छोटे छोटे पैकेट्स भी कह सकते हो। तो इकट्ठा पूरी जो है एनर्जी जो है या तो इमिट होगी या एब्सॉर्ब होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे चंक्स में पार्ट ऑफ एनर्जीज़ के फॉर्म में जो है ये या तो इमिट होगी या एब्सॉर्ब होगी। और उस पार्ट को हम जो है क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द क्वांटम। तो he gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। तो वो जो smallest form of energy है उसको quantum का नाम दिया गया। The energy of quantum of radiation E is proportional to its frequency nu and is expressed by the equation E is equal to h nu। तो यहाँ पर जो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है प्लैंक ने जो शो किया, एनर्जी ऑफ द क्वांटम जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनती है ई इज इक्वल टू एच न्यू। मतलब सिंपली यहाँ पर जो है आपको ये जो एच दिख रहा है, दिस एच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच जो है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, दिस इज सिंपली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो है एच को जो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ 6.626 इंटू 10⁻³ जूल। 6.626 इंटू 10⁻³ जूल्स, ये इसकी जो है वैल्यू है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम स्मॉल एच से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो। विद दिस एनर्जी प्लैंक वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है प्लैंक ने जो है अपना एक एक्सप्लेनेशन शो किया जिसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फॉर्म में उसको जो है डिफरेंट टेम्परेचर पर उसने एक्सप्लेन किया। क्वांटाइजेशन हैज़ बीन कंपेयर टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हम जो कंसिडर कर रहे हैं, जो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के फॉर्म में है, तो आप इसको स्टेयरकेस के एग्जांपल से जो समझ सकते हो कि एक पर्सन है जो सीढ़ियों पर जो है चढ़ना चाहता है, सीढ़ियों पर जो है चलना चाहता है, तो वहाँ पर जो ध्यान रखिए कि वो स्टेयरकेस के अंदर जो है सिर्फ किसी एक ही स्टेयरकेस के जो है स्टेप पर जो है खड़ा हो सकता है। ये बात जो ध्यान रखिए कि एक पर्सन, मान लीजिए यहाँ पर ये स्टेयरकेस है और ये उसकी जो है एक एक स्टेप है, तो कोई पर्सन अगर जो है इस स्टेयरकेस पे अगर चढ़ना चाहे तो वो इस स्टेप पर ही जो है रह सकता है। ही कुड नॉट स्टे इन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में वो जो है खड़ा नहीं रह सकता। तो ध्यान रखिए, अ पर्सन कैन स्टैंड ओनली at any step of the staircase, but it is not possible for him or her to stand in between। वो यहाँ पर जो है इतने सारे जो है staircases के जो स्टेप्स हैं इनमें से भी किसी एक स्टेप पर जो है वो खड़ा रह सकता है, लेकिन उसके लिए ये बात पॉसिबल नहीं है कि वो इनके बीच में आकर जो है खड़ा होकर दिखाए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है इसी के फॉर्म की है कि वो छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के अंदर जो उसको डिवाइड किया गया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो द एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग सेट बट कैन नॉट टेक ऑन एनी वैल्यूज़ बिटवीन देम। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो एनर्जी हम यहाँ पर जो है इस क्वांटाइज्ड एनर्जी को जो है कंसिडर कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो है ये जो सेट आप देख रहे हो, तो E इज़ इक्वल टू या तो वो 0 हो सकता है, या फिर वो जो है h न्यू के बराबर हो सकता है, या फिर वो जो है 2h न्यू के बराबर हो सकता है, या फिर वो 3h न्यू के बराबर हो सकता है,
या फिर जो है n नंबर ऑफ h न्यू के बराबर हो सकता है। तो एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड जो एनर्जी होती है वो इन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकती है, लेकिन एनर्जी जो है इनके बीच में नहीं हो सकती है कि चलो 0 और h न्यू के बीच में अगर कोई वैल्यू होगी तो एनर्जी जो है उस वैल्यू पर है, या h न्यू और 2h न्यू के बीच में कोई अगर वैल्यू होती है तो वहाँ हो सकती है। तो द एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, इस सेट में से जो है कोई एक वैल्यू, द एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग सेट बट कैन नॉट टेक ऑन एनी वैल्यूज़ बिटवीन देम, इनके बीच की कोई वैल्यू जो है ये ले नहीं सकती है। तो इस तरह से ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी को प्लैंक ने जो है बहुत आसानी के साथ और बहुत इजीली जो है उसको एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज़ द क्वांटाइज्ड एनर्जी, रेडिएशन की जो है ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है, या रेडिएशन की एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन है, जिसको E = h न्यू से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ में जो है डायरेक्टली को रिलेटेड है, और ये जो h है जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कह रहे हैं उसकी वैल्यू आपको मिलती है 6.626 × 10⁻34 जूल्स। ओके, वेलकम बैक। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हम स्टडी करने वाले हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चीज़ जो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन होती है। तो इन 1887 हर्ट्ज परफॉर्म्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रिक करंट वेयर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल लाइक पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो H हर्ट्ज उसने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स, या सिंपली आप उसको जो है इलेक्ट्रिक करंट कहोगे, वो जो है मेटल सरफेस पर, जिसको हम पोटेशियम, सीजियम या फिर आप जो है रुबिडियम जो है कह सकते हो, इन मेटल की सरफेस पर जो है आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है इसकी बीम को जो है आप इसके ऊपर स्ट्राइक करते हो। तो 1887 में हर्ट्ज परफॉर्म अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट in which the electrons or electric current were ejected when certain metals like potassium, rubidium और cesium etc. were exposed to a beam of light। तो बीम ऑफ लाइट जो है इसके ऊपर जो एक्सपोज की जाती है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, इस डायग्राम के ज़रिए से आप बहुत आसानी समझ सकते हो। यहाँ पर आप देखो एक वैक्यूम चेम्बर लिया गया है, ये जो आपको चेम्बर दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज वैक्यूम चेम्बर, और उसके अंदर जो है आप एक मेटल सरफेस देख रहे हो। उस मेटल सरफेस को यहाँ पर जो है बैटरी के साथ जो है निगेटिव टर्मिनस पर अटैच किया है, और उसके बाद इस तरफ जो है एक डिटेक्टर लगाया गया है, और उस डिटेक्टर को जो है पहले एम मीटर के साथ कनेक्ट किया है, जिसमें वो डिटेक्ट करके बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें से इजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एम मीटर के डिफ्लेक्शन से आपको जो है पता चल जाएगा, और फिर इस एम मीटर को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनस के साथ कनेक्ट किया है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक वेव ऑफ लाइट, जिसको आप जो है बीम ऑफ लाइट जो कह सकते हो, वो इस मेटल सरफेस के ऊपर जो है स्ट्राइक कर रहा है। जैसे ही ये जो है लाइट की बीम जो है इस मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में जो है टर्न शिफ्ट होंगे, और इस डिटेक्टर पर आने के बाद जो है ये जो है एम मीटर जो है उसको शो करेगा डिफ्लेक्शन के ज़रिए से कि मेटल यहाँ पर जो है शिफ्ट होकर आ चुके हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आसानी के साथ जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। तो द फेनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द रिजल्ट्स ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट्स आर, कौन कौन से रिजल्ट्स है उसमें देखिए। सबसे पहला जो रिजल्ट होगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो है आपको यहाँ पर जो मिलेगा, पहला जो एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही ये जो है बीम ऑफ लाइट जो है इस मेटल सरफेस के साथ जो है स्ट्राइक करेगी, बिल्कुल फ़ौरन उसी वक्त जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होगा। तो स्ट्राइकिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में कोई भी जो है टाइम का जो गैप नहीं होगा, टाइम का जो है कोई डिले नहीं होगा। ये प्रोसेस जो है एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली होगा। मतलब एज सुन एज दिस बीम स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट। ये पहला ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट का है। दूसरा ऑब्जर्वेशन,
द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है कि इस मेटल सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर जो लाइट की जो बीम यूज़ की है उसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जो है कितनी है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप जो कह सकते हो कि मोर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। तो ये चीज़ को जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा, फॉर ईच मेटल देयर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो है हर मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर जो है वो अपने सरफेस पर से जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। तो फॉर ईच मेटल देयर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू ज़ीरो से जो है इंडिकेट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू ज़ीरो से इंडिकेट करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। हर मेटल के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जिसके नीचे जो है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कितनी होनी चाहिए, वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो है ग्रेटर होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको ये जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है इसको आप फॉर एग्जांपल न्यू कंसिडर कीजिए। ये फ्रीक्वेंसी जो है इस न्यू ज़ीरो से जो है ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस कंडीशन पर आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। तो ये जो काइनेटिक ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जो मूव कर रहे हैं इस डिटेक्टर के लिए, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की जो इंक्रीज होगी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि द एनर्जी कंटेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड with them should depend on the brightness of light and does not the काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि एनर्जी कंटेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो ये ब्राइटनेस ऑफ द लाइट पर एनर्जी कंटेंट जो है डिपेंड करती है। तो दूसरे वर्ड से हम यहाँ कहेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो उसके साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी उसके साथ एसोसिएट होगी वो जो है डिपेंड करेगा ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है ये डिपेंड नहीं करती है। तो एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए कि रेड लाइट हम अगर यूज़ करते हैं तो देखिए क्या होगा। लुक हियर, हमारे पास सपोज़ ये जो लाइट है ये रेड कलर की है, तो इसकी जो है आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज़ अबाउट 4.3 to 4.6 to 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है रेड लाइट की। तो ऑफ एनी ब्राइटनेस में शाइन ऑन अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है पोटेशियम मेटल लेते हो, तो रेड कलर की लाइट जो है किसी भी मतलब जो है ब्राइटनेस की जब इसके ऊपर आप जो है शाइन करोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड। क्यों नहीं इजेक्ट हो गया हम आगे देखते हैं। बट एज सुन एज इवन अ वेरी वीक येलो लाइट, तो हम यहाँ पर जो बहुत वीक येलो लाइट अगर यूज़ करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप देखिए 5.1 to 5.2,
5.1 to 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ है। तो येलो लाइट जो है बहुत वीक अगर जो है इसकी इंटेंसिटी है तो भी यहाँ पर आप जब इसको जो है पोटेशियम मेटल के ऊपर स्ट्राइक करोगे तो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, दैट मीन्स वी ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ पोटेशियम बाय यूजिंग येलो कलर्ड लाइट। तो यहाँ पर जो क्या होगा, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम मेटल इज़, यहाँ पर जो है न्यू ज़ीरो जो है पोटेशियम मेटल की अगर हम देखें इट इज़ 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ है। तो हर मेटल की एक जो है पर्टिकुलर जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि येलो लाइट जो है ये न्यू ज़ीरो से जो है ज़्यादा है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो। तो आप देख रहे हो पोटेशियम मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ है, और रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। इसलिए चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग रेड लाइट अगर आप इसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा पोटेशियम मेटल के अंदर। लेकिन बिल्कुल वीक येलो लाइट अगर आप इसके ऊपर जो है स्ट्राइक करते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ऑब्जर्व होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 5.1 से 5.2 के बीच में है इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़, जो कि पोटेशियम मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम मेटल इज़ अबाउट दिस वन। तो आइंस्टाइन इन 1905 was able to explain photoelectric effect using Planck's quantum theory of electromagnetic radiation as a starting point। तो 1905 में आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है यूज़ किया था, और उसने जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को जो है यूज़ किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस देयरफॉर बी व्यूड एज शूटिंग अ बीम पार्टिकल्स दैट इज़ द फोटॉन्स। तो यहाँ पर जो ये बीम आपको जो नज़र आ रही है उसको हम जो है बीम पार्टिकल्स कहेंगे, एंड दीज बीम पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स। इसको जो है नाम दिया है फोटॉन्स। तो ये जो बीम है इसके अंदर जो पार्टिकल्स एक्चुअली आपको दिखेंगे, दीज पार्टिकल्स आर नथिंग बट द फोटॉन्स। तो ये जो है शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस देयरफॉर बी व्यूड एज शूटिंग अ बीम पार्टिकल्स दैट इज नोन एज फोटॉन्स। When a photon of sufficient energy strikes an electron in the atom of the metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected without any time lag और delay। तो जैसे ही जो ये फोटोन जिसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे फ़ौरन ये क्या करेंगे, ये फोटोन जो है अपनी एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है शिफ्ट करेंगे, और वो एनर्जी लेकर जो है इंस्टेंटेनियसली ये इलेक्ट्रॉन जो है बगैर किसी देर किए हुए, बगैर कोई डिले किए हुए फ़ौरन यहाँ से जो है क्या होंगे, मेटल सरफेस से जो है इजेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है कोई भी टाइम का जो है लैग या टाइम का जो है कोई डिले नहीं होगा। So, greater the energy possessed by photon, greater will be the transfer of energy to electrons, and greater the kinetic energy of the ejected electron। तो यहाँ पर आप देखो कि फोटोन के ज़रिए से जो एनर्जी पजेस हो रही है वो जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफ़र होगी, और उतनी ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन अदर वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप यहाँ पर देखिए कि स्ट्राइकिंग फोटोन हैज़ एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पर जो हम फोटॉन्स ले रहे हैं जो इसके ऊपर जो है इस मेटल प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम जो है एच न्यू के बराबर जो है कंसिडर कर रहे हैं। striking photon has energy is equal to h nu, and minimum energy required to eject the electron is equal to h nu 0. This is the minimum energy required to eject electron is equal to h nu 0. हम इसको जो है h nu 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस h nu 0 को जो है आप W0 से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, यानी इस वैल्यू पर जो है
किसी भी मेटल सरफेस से जो उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ दी हुई है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होंगे जब फोटॉन्स उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। तो आपकी बुक के अंदर देखिए एक चार्ट बना हुआ है, उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, डिफरेंट मेटल्स के जो है वर्क फंक्शंस दिए हुए हैं। W0 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी हुई है, आप वहाँ से उसको जो है रिफ़र कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी मेटल के W0 कितनी होगी जिस पर वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा जब उसके ऊपर जो है फोटॉन जो है स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये जो है H0 को हम जो है W0 से इंडिकेट करें, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो देन द डिफरेंस इन एनर्जी, तो हम यहाँ पर जो है एनर्जी का जो डिफरेंस लेंगे H न्यू माइनस H न्यू 0। तो ध्यान रखिए कि H न्यू जो है ये हमेशा जो है ग्रेटर होनी चाहिए। तो H न्यू माइनस H न्यू 0 इज़ ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो है काइनेटिक एनर्जी के तौर पर जो ये डिफरेंस जो है ट्रांसफ़र होगा फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर। तो फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को एक सिंपल जो एक्सप्रेशन से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लिखेंगे H न्यू इज इक्वल टू H न्यू 0 प्लस हाफ MEV²। इस इक्वेशन के ज़रिए से आप जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हो। तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है और H न्यू 0 प्लस हाफ MEV²। तो ME जो है दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V इज़ द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ME इज़ द mass of electron and V is the velocity associated with ejected electron। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशंस के तौर पर जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लास्टली A more intense beam of light consists of large number of photons। आप जितनी इंटेंस जो है बीम लोगे उसके अंदर उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको मिलेंगे। Consequently, the number of electrons ejected is also larger as compared to that in experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed। अगर जो है वीकर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एम्प्लॉय करोगे, आप उसमें यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको जो है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्टेड मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने अब जो है ड्वेल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आता है। तो यहाँ पर जो हम ये बात जो है रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसके जो है ड्वेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो देखते हैं ड्वेल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम उसको जो है कैसे एक्सेप्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमको जो है कंसिडर करनी है। तो लेट अस सी the next topic, that is dual behavior of electromagnetic radiations। The particle nature of light on one hand could explain the black body radiation and photoelectric effects satisfactorily। एक साइड हम देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर है वो दो कंसेप्ट को जो है बहुत इजीली जो है एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें पहला कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा कंसेप्ट जो अभी जस्ट हमने स्टडी किया दैट इज़ कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट ऑन द अदर हैंड इट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द non-wave behavior of light which could account for the phenomena of interference and diffraction। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा जो इफ़ेक्ट है यहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फिर एक चीज़ हमने यहाँ पर जो है देखी इंटरफेरेंस और एक चीज़ हमने देखी डिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो है दो अलग अलग बातें हैं। ये पहले जो दो पॉइंट्स हैं
ये आपको पार्टिकल नेचर से जो है प्रूव होगा। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसको एक्सप्लेन करेगी। और ये दो जो प्रॉपर्टीज़ है ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एक्सप्लेन करेगी। अब ध्यान रखिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर, वाइल इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर। तो ये दो अलग अलग चीज़ें जो है आपको समझना है। तो अब यहाँ पर जो हमारे सामने एक जो है डिलेमा जो है सामने आता है, एक मतलब जो क्लैश सामने आता है। तो क्या होगा? द ओनली वे टू रिजॉल्व द डिलेमा वाज टू एक्सेप्ट द आइडिया दैट लाइट पजेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर जो है अगर इस क्लैश को जो है ख़त्म करना है तो हमको ये बात जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि लाइट हैज़ बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंट्स वी फाइंड दैट light behaves either as a wave or as a stream of particles. Whenever radiation interacts with matter, it displays particle-like properties in contrast to the wave-like property, that is the interference and the diffraction, which it exhibits when it propagates. So some microscopic particles like electrons also exhibit this wave particle duality. तो यहाँ पर जो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो है आपको वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये चीज़ हमारे समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर है। ओके।